दोस्तों, बस्तर एक सौंदर्य से भरा हुआ क्षेत्र है। आज हम बस्तर के बारे में और ख़ासकर दंतेवाड़ा के बारे में बात करेंगे और दंतेवाड़ा के पर्यावरण के बारे में ख़ासकर हम बात करेंगे दोस्तों। आज जैसे-जैसे हम आधुनिकता की ओर बढ़ते जा रहे हैं, वैसे ही वैसे हम पर्यावरण को पीछे छोड़ते जा रहे हैं। हम पर्यावरण की ओर ध्यान कम दे रहे हैं। लेकिन आज हम इस पर्यावरण के बारे में बातचीत करेंगे, ख़ासकर दंतेवाड़ा क्षेत्र के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि पर्यावरण का हाल आज के समय में हमारे दंतेवाड़ा क्षेत्र में क्या है और जो आदिवासी जो जंगलों के ऊपर ही पूरी रीति से आश्रित हैं, उधर ही से वो अपना रोज़गार और जो भी चीज़ें हैं, अपनी दैनिक जीवन की चीज़ें, उन चीज़ों वो सारी चीज़ें जंगलों पे आश्रित हैं, तो उन सारी चीज़ों के बारे में भी जानेंगे। आज हमारे साथ जो ख़ास मेहमान हैं, वो पर्यावरण के ऊपर काफ़ी सालों से काम करते आ रहे हैं और आज हम उन्हीं से ही सब कुछ जानेंगे कि ये पर्यावरण हमारे दंतेवाड़ा क्षेत्र के लिए किस तरीके से महत्वपूर्ण है। और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल दंतेवाड़ा ऑन एयर और मेरा नाम है प्रीतिश। तो चलिए शुरू करते हैं। सर, पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहूँगा और मैं ये जानना चाहूँगा कि आप ये पर्यावरण क्षेत्र में आप कितने सालों से नमस्कार, मेरा नाम जयनारायण सिंह बस्तरिया है। लोग मुझे बस्तरिया के नाम से जानते हैं। ये पर्यावरण के क्षेत्र में हम लोग का काम करना प्रारंभ हुआ था सन 1984 में, जब हम हाई स्कूल में दंतेवाड़ा में पढ़ाई करते थे। हमारी एक टीम थी जो वन्या के नाम से समूह को पहचाना जाता था। वह टीम साइकिल लेकर जंगलों में घूमना और गाँव में घूमना, बस्तर की संस्कृति, बस्तर के पर्यावरण, बस्तर की रीति रिवाज, बस्तर के त्यौहार, इन सब पे समझना और अनुभव करना पसंद करती थी। कालांतर यही समूह धीरे धीरे एक समिति और एक संस्था का रूप लिया, जिसका नाम हम लोगों ने रखा था वान्या। ही 2001 में इसे हमने पंजीकृत किया और ये पर्यावरण के क्षेत्र में स्कूल ज़माने में हमारे इको क्लब के रूप में हम काम करते थे। उसी इको क्लब का नाम वान्या था। जी। सर, ये मैं जानना चाहूँगा, आप ख़ासकर दंतेवाड़ा क्षेत्र में ये काम कर रहे हैं पर्यावरण को लेकर, क्योंकि आप दंतेवाड़ा के हैं तो ज़ाहिर-सी बात है। पर मैं ये जानना चाहूँगा कि आप दंतेवाड़ा क्षेत्र से किस तरीके से जुड़ के आप ये काम कर रहे हैं? देखिए, चूँकि बस्तर में दंतेवाड़ा में मेरी प्राथमिक शिक्षा हुई है, मेरी नौकरी भी दंतेवाड़ा में मैंने पूर्ण किया और पूरा जीवन मैंने दंतेवाड़ा में जिया है। जी। तो निश्चित ही है कि आसपास के वातावरण के बिना, उनमें सम्मिलित हुए बिना, उसमें सहभागी हुए बिना, जी। उनका लाभ उठाए बिना हम नहीं रह सकते। जी। और जब हम उसमें रह रहे हैं, जी रहे हैं और उससे लाभ उठा रहे हैं, तो वह पर्यावरण ही है हमारे चारों तरफ का। जी। और ये पर्यावरण के प्रति रुचि के बाद आदमी के हृदय से आती है। अच्छा, जी, जो भी आदमी इसमें रुचि रखता है, उसके हृदय से ही जुड़ता है। जो भी पर्यावरण के कार्यकर्ता होता है या पर्यावरण में रुचि रखने वाले युवा हैं या समुदाय है या समाज है, जो भी हो, जो एक बार पर्यावरण से जुड़ता है, वो दिल से जुड़ता है। जी। और पर्यावरण को जीता है। तो वही है मामला कि हम लोग भी उसी मामले पर धीरे-धीरे आगे बढ़े हैं। मैं सर, जितने भी हमारा दंतेवाड़ा क्षेत्र तो वैसे काफ़ी शहर और काफ़ी गाँव से ज़्यादा जुड़ा हुआ है। हमारा दंतेवाड़ा गाँव बहुत ज़्यादा। तो जो गाँव वाले लोगों की भूमिका इस पर्यावरण में क्या है? सबसे ख़ास भूमिका तो गाँव वाले लोगों की है। तो आप क्या मानते हैं उसके ऊपर? देखिए, हाँ, पर जैसे शहर और गाँव 2 अलग-अलग हिस्से हैं हमारे ज़िले के, जी। या हमारे साउथ बस्तर के 2 हिस्से। कुछ कस्बे हैं हमारे, इनको शहर नहीं कह सकते, हम कस्बे हैं। कस्बे। बचेली, किरंदुल, दंतेवाड़ा, गीदम, बीजापुर, सुकमा वगैरह, इस तरह के कस्बे हैं। और ये कस्बों का जीवन एक अलग है, जो और एक ग्राम का जीवन हमारा अलग है। जी। हमारे ग्रामीण जनजीवन पूरी तरह से लगभग कृषि और वन पे आश्रित है। जी। कुछ गाँव तो लगभग 70% 80% अधिक वनों पे आश्रित हैं, जिनकी दिनचर्या, जिनका आय, जिनकी रोजी-रोटी जंगल से निकलती है। कुछ गाँव ऐसे जिनकी रोजी-रोटी किसानी से निकलती है और जंगल से निकलती है, दोनों संयुक्त रूप से। जी। और वो जीते हैं और उन्हीं के माहौल में रहते हैं। हाँ। और जो कस्बे हैं, वो अपने कुछ विषयों को लेकर के जंगल और कृषि दोनों पर आश्रित हैं। इसीलिए हम मानते हैं कि हमारे दक्षिण बस्तर में जो भी कस्बे हैं या गाँव हैं, वो पर्यावरण पे आश्रित हैं। है ना? ये है कि देखिए, गाँव के जो लोग हैं, अगर हम पिछले दिनों की तरफ जाएँ, पीछे जाएँ, हम देखें कि आज से 30-40 वर्ष पहले, 50 वर्ष पहले हम देखते हैं, मैं बचपन में देखता था कि गाँव का हर व्यवस्था कहीं न कहीं जंगल से जुड़ा हुआ था। गाँव की हर व्यवस्था कहीं न कहीं जंगल से जुड़ी हुई थी। बच्चा पैदा होता था, पैदा होने के जितने रीति-रिवाज, कर्म हैं, उसका पालना तक
लकड़ी से या बांस से बनता था। जी। उसके बाद वो आगे बढ़ता था, उसका भोजन, उसका रहन-सहन, उसके कपड़े जंगल से मिलते थे जी। या जंगल के आय से मिलते थे। उसके बाद उसके खेती के जितने उपकरण हैं, जी। औजार हैं, वह सब जंगल से मिलते थे। उनके खाद जंगल से बह के आने वाले पानी और पेड़-पौधे पत्तों से आता था जंगल से। हाँ। उनका खाद का प्रयोग अभी 20 सालों से ही 25 सालों से ही बस्तर में चालू हुआ था छत्तीसगढ़ में। जी। उससे पहले हम जंगल के पत्तों और बनाए गए थोड़े खादों से जी। आश्रित थे। उसके बाद हम जितने संस्कार हैं, हमारे जितने कर्म हैं बस्तर में और जितने भी धार्मिक क्रियाकलाप, सब में जंगल के अंश आते थे। जी। जंगल से ही हमको लेकर के उसको उस हिस्से के रूप में प्रयोग करना पड़ता था। अच्छा। लेकिन धीरे-धीरे वो चीज़ हमारे यहाँ भूलते जा रहे हैं। जैसे उदाहरण के लिए एक बात बोलना चाहूँगा, ढोल-छुआ। जी, ढोल-छुआ। ढोल-छुआ हमारे बस्तर के जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा था। इसको आप अच्छे से बताइए थोड़ा। जी, ये ढोल-छुआ होता है कि पानी पीने का साधन को बनाया जाता था। लकड़ी का एक बड़ा वो लट्ठा लेकर के उसके बीच के हिस्से को गोल करके वो जहाँ पानी रिसता था, अच्छा। उसमें गाड़ दिया जाता था गड्ढे बना करके और चारों साइड उसकी सफाई रखी जाती थी। पीने का पानी वहाँ से प्रयोग किया जाता। आज भी आप गंजेनार रोड में जी। आपको गंजेनार में मिल जाएगा, सड़क के किनारे एक ढोल। वैसे पहले हर गाँव ढोल-छुआ पे आश्रित था। अच्छा। ढोल-छुआ का साल में एक बार पूजा भी किया जाता था। ओह! हाँ, सफाई करके पूजा किया जाता था साल में एक बार, जिसमें सियाड़ी के बीज और अग्नि और प प प क्या पलास जिसको बोलते हैं आप लोग, हम अच्छा। परसा बोलते हैं, परसा के पत्ते, जी। सियाड़ी के पत्ते, उसके बाद उसमें 1-2 कंद रहते थे जंगल के, जिसको लाके डाल करके पूजा उसकी की जाती थी। अच्छा। आज देखिए वो जल पूजन की परंपरा हमारी खत्म हो गई, मतलब हम प्रकृति से थोड़ा दूर हो गए, सही बात है। थोड़ी दूर हो गए, जी। है ना? पहले हमारे आपको अपने बुजुर्गों से हम पूछेंगे आप तो जानेंगे कि पहले हमारे शादी के मंडप में, चाहे वो किसी जाति के शादी का मंडप हो, उसमें बाँस का पौधा अनिवार्य लगाया जाता था। हाँ। बाँस का एक पौधा, चाहे हलवा हो, चाहे धाकड़ हो, चाहे कलार हो, चाहे राउत हो, चाहे महारा हो, उसके शादी के मंडप में बीच में एक बाँस का पौधा काट करके लगाया जाता था। वो काफ़ी बड़ा होता था और शादी घर दूर से दिखता था उससे। अच्छा, एक दिखता था, मुझे याद है बचपन, है ना? एक पहचान होती थी, शादी घर वहाँ पर है। हाँ। दूर से बाँस का डंगल भी दिखता था और वो बाँस हमारे जीवन का हिस्सा, हमारे शादी का हिस्सा उसी ये में किया जाता था। और जब जो वधू है पहली बार जब अपने घर जाकर के वापिस आती थी प्यूरी के नाम पे, तो वो बाँस का पौधा लेके आती थी। अच्छा। अपने गाँव से, और वो बाँस का पौधा लगाती थी अपने ससुराल में। हाँ, ये प्यूरी की बहुत बड़ी परंपरा थी। मतलब बाँस का पौधा हमारे जीवन का एक हिस्सा है। अच्छा। और वो ज़रूरी है, एक देव कर्म है वो, बाँस को लगाना हमारे पास, क्योंकि हमारी ज़रूरत को पूरा करेगा। वो परंपरा भी खत्म हो गई है। अच्छा। जी, उदाहरण बता रहा हूँ मैं एक। जी। एक परंपरा खत्म हो गई है। तो ये हमारे जो हिस्से थे जीवन के सब, वो धीरे-धीरे कम होते जा रहे हैं। अच्छा। जो पर्यावरण हमारे जीवन में दखल रखता था। अब मैं उदाहरण बता रहा हूँ, एक बालूद करके गाँव है जिसमें मैं रहता हूँ। जी। आज 1982-83 में हमने सर्वे किया था घरों का, तो वहाँ लगभग 90% घरों में बाँस के पौधे थे उस जमाने पे। 90% घरों में बाँस के पौधे थे। जी। है ना? उसमें केले के पौधे अनिवार्य होते थे, कुंदरू का अनिवार्य होता था और उसमें पपीता अनिवार्य होता था। अभी उसके अनुपात में घरों की संख्या 10 गुनी बढ़ गई है। लेकिन घरों में बाँस के पौधे की संख्या मात्र 20% से 30% है। काफ़ी घट गया मतलब हमारे इससे जीवन के जो हिस्सा है पर्यावरण का, उसका एक प्रतीक है बाँस और एक आवश्यकता है हमारे जीवन की अनिवार्य, जो धीरे-धीरे खत्म हो रही है। अच्छा, ये आपने एक संकेत है अलग-अलग तरह की। जी। काफ़ी सारी जो परंपराएं हैं, जो हमारे बस्तर में और हमारे दंतेवाड़ा क्षेत्र में जितनी सारी परंपराएं, आपने बहुत सारी परंपराएं वैसे बताए, हमको नहीं पता था इतनी सारी चीज़ों के बारे में। लेकिन ये सारी परंपराओं के साथ-साथ भी वातावरण भी वो धीरे-धीरे खत्म होता जा रहा है। सर, मैं ये आपके साथ जितनी बार मिला, बातचीत किया, तो आप ये एक बात ये आप हमेशा बताते थे कि स्वामित्व और सहभागिता, ये जो गाँव के लोगों के साथ स्वामित्व और सहभागिता एक होनी चाहिए। पर्यावरण के विषय में या जंगल के विषय में मेरा मानना यह है कि जब तक कम्युनिटी में कम्युनिटी पार्टनरशिप ना हो उसमें, जंगल को लेकर के या पर्यावरण को लेकर के, या कम्युनिटी की ऑनरशिप ना हो, दोनों फीलिंग जब तक उनके अंदर में ना है, एक तो सक्रिय है और पार्टनरशिप, और एक है ऑनरशिप, मतलब स्वामित्व की भावना कि जंगल मेरा है, मेरे पूर्वजों का है, मेरे समाज का है, मेरे जीवन का हिस्सा है जंगल। जब तक ये बात नहीं आएगी कि मालिक मैं हूँ जंगल का। अभी पूरे गांव में हमारे यहाँ भावना है, पूरे पिछले 60-50 सालों से मैं महसूस कर रहा हूँ, धीरे-धीरे अब तो लगभग 100% भर गई गाँव वालों के अंदर भावना कि जंगल सरकारी है। अच्छा। जंगल सरकार का है। जबकि मेरा मानना जंगल सरकार का नहीं, सरकार जंगल की रक्षक है, चौकीदार है, या बाढ़ है उसकी जंगल की।
सरकार। हम्म, मालिक तो हमारा गांव का आदमी है, या जंगल में जितने गांव बसे हैं वो है, या समुदाय या समाज या व्यक्ति या परिवार, वो ऑनर है या वो मालिक है जंगल का। और वो चीज खत्म हो गई है। जंगल के खत्म होने का मूल कारण ये है, पेड़ पौधों के कम होने का मूल कारण वो है कि अब गांव का आदमी अपने आप को जंगल का मालिक नहीं मानता, केवल उपभोक्ता मानता है, जरूरत का व्यक्ति मानता है, मेरी जरूरत की पूरा करने के लिए जंगल है, यह मानता है। और दूसरी बात, सहभागिता जो कम हो गई। मैं कहता हूँ अक्सर कि गांव में पहले गांव जंगल की देखरेख पहले पूरी कम्युनिटी करती थी, आज से 40 साल पहले, 50 साल पहले कम्युनिटी करती थी। एक निश्चित मात्रा में जंगल की लकड़ी दोहन किया जाता था, एक निश्चित मात्रा में जंगल में पैदा खेती की जाती थी निश्चित एरिया में, और निश्चित समय के पश्चात पैदा खेती बंद कर दी जाती थी। अच्छा, है ना। पहले जंगल को जड़ से नहीं काटा जाता था, पेड़ पौधे को डगाल को काट के अपनी जरूरत पूरी की जाती थी। ये आज से 40-50 साल पहले की बात बता रहा हूँ। और पहले की भावना थी कि जंगल से दोहन करने का एक उदाहरण मैं बता रहा हूँ, शतावर, हमारा छेदावरी बोलते हैं हम लोग यहाँ गाँव में। पहले मेरे को याद है कि 40 साल पहले मैं जब चौथी पढ़ता था, मैं जंगल गया था, जंगल के दोहन करने वाले परिवारों के साथ, जंगल की जरूरत निकालने वाले। तो वो नया खानी के समय होता है हमारे, या क्या बोलते हैं, पूजा होता है, जब समय दोनों समय हम उसका कांदे लाते हैं। पहले कांदा लाया जाता था, जब खोदा जाता था तो 2 कांदे वहाँ छोड़े जाते थे, एक कांदा वहीं पर मूल जहाँ पर पौधा है छेदावरी का, वहीं एक कांदे को वहाँ से 7-8 हाथ दूर में लगा दिया जाता था, और बाकी कांदे को लाया जाता था कि क्या होता था कि वो सर्वाइव करे, सतत रहे जंगल फ्यूचर के लिए, ये भावना रहती थी। लेकिन अभी यदि अगर कोई शतावरी खोदता है या कंद खोदता है तो 100% वहां से कांदा उखाड़ लाता है। तो जंगल खत्म कौन कर रहा है? हम कर रहे हैं ना। इसी तरह हमारा जंगल खत्म हो रहा है। अच्छा, उदाहरण के लिए बता रहा हूँ जी। अभी क्या जरूरत पड़ती है लकड़ी की, तो पूरी लकड़ी ये करता है कि हमारे यहाँ जंगल में, मेरा मानना है कि जंगल में लकड़ी काटने कोई बाहर से नहीं आता है, कोई नहीं आता, कोई दिल्ली बॉम्बे से नहीं आता है और यहाँ से पेड़ काट के ले जाता है। वो कुल्हाड़ी हमारे हाथ में देता है, पेड़ के जड़ में कुल्हाड़ी हमारी चलती है, हमारे हाथ से चलती है। कोई बड़े व्यापारी, बड़े लोग या बड़े शहर के लोग हैं, उनके हाथ से नहीं चलती। जी, सही बात है ना। वो हम जंगल काटने देंगे तभी वो जंगल काट के ले जाएंगे। और जिस दिन हम अड़ जाएंगे जंगल नहीं काटना है कि हमारी जरूरत है, ये जंगल को सुनिश्चित दोहन या है ना, समुचित दोहन की विधि से हम काटें कि जंगल बचे भी और जरूरत भी पूरा हो, हर चीज की जरूरत पूरी हो, तो मसला है वो जंगल का बचाने का। ये कम्युनिटी का रोल है जो कहीं कम हो रहा है। कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन नहीं है, कम्युनिटी का कोई पार्टिसिपेशन नहीं। पहले जंगल या तालाब या नदी को साल में एक बार साफ किया जाता था, तालाबों को, देवगुड़ियों को कम्युनिटी की तरफ से एक दिन साफ किया जाता था, सड़कों रास्ते बनाए जाते थे, सभी की शादी में सामूहिक रूप से काम किया जाता था। उसी तरह जंगल की देखभाल के लिए सामूहिक रूप से काम किया जाता था। साल में 12 महीने शिकार की अनुमति नहीं थी, पारद के समय एक बार सामूहिक रूप से शिकार किया जाता था। अभी तो 12 महीने शिकार करते हैं लोग अनैतिक तरीके से, है ना, गांव के व्यवहार विचार से बाहर जाकर के। इस तरह मेरा मानना है कि अब कम्युनिटी के पार्टिसिपेशन जंगल पे कम हो रहा है, कम्युनिटी की ऑनरशिप कम हो रही है, समुदाय की स्वामित्व की भावना, गांव की जंगल की स्वामित्व की भावना खत्म हो गई है। अब वो सरकार को मालिक मानती, खुद को वह चुपके से निकालना है, चुपके से ये उपयोग कर ले, इस भावने में आ गई है जनता। ये मसला है। और ये दोनों चीज अगर आ जाए, स्वामित्व की भावना आ जाए, पार्टिसिपेशन सक्रिय हो जाए, तो जंगल बचाया जा सकता है, जंगल का समुचित दोहन किया जा सकता है, जिसमें समाज को भी लाभ होगा, सरकार को भी लाभ होगा, पर्यावरण को भी लाभ होगा, ये तीनों इकाई को लाभ होगा। सर, इतने आपने कुछ कारण तो बताया, इस बीच में जो भी कारण थे उनमें से आप कुछ बातों को आपने उजागर किया। मैं सर ये जानना चाहूँगा इन कारणों के बाद कि और क्या-क्या कारण होते हैं, और इससे क्या जो वन में होने वाले जो जीव जंतु हैं, उन लोगों को भी, जो जानवर हैं वहाँ पे रहते हैं, क्या वो जानवर भी उससे प्रभावित होते हैं? और जो मैं ये भी जानना चाहूँगा, आपने कुछ कारण तो बताए, और क्या कारण है कि उसमें पर्यावरण क्षति पहुँचता है? देखिए, जंगल के कटना एक सबसे बड़ा जड़ है सभी चीजों, पर्यावरण को हानि पहुंचाने का मूल इस क्षेत्र में, हमारे मूल क्षेत्र में, क्योंकि हमारे यहाँ औद्योगिक प्रदूषण कम है, बहुत शहरी प्रदूषण बहुत कम है। तो मानना मेरा, जब आप बारीकी से अध्ययन करके देखेंगे कि जंगल से पेड़ कटता है, तो आसपास के वातावरण में पहली तो सबसे बड़ी समस्या आती है, गर्मी बढ़ती, तापमान बढ़ता है, धूप जमीन तक पहुंच जाता है। तो सबसे पहले वहां पर कमी होगी किसकी? नमी की। नमी अगले पौधे के जनरेशन को रोकेगा। नमी का मतलब छोटी जड़ी बूटियां, छोटे पौधे या छोटे बड़ जो पौधे जो बढ़ने वाले हैं, उनकी संख्या में कमी आएगी। और जब नमी की कमी होगी तो जंगल के पेड़ पौधे के पत्ते वहां पर ह्यूमस में कन्वर्ट नहीं होंगे या खाद में कन्वर्ट नहीं होंगे, बल्कि वो जलेंगे जंगल की आग में, जिससे ह्यूमस की कमी होगी। और ऊपरी सतह के बैक्टीरिया, जो लाभदायक बैक्टीरिया हैं, जीव जंतु है, छोटे मोटे जीव हैं, जिन पे पूरा इकोसिस्टम
निर्भर रहता है, जी। वो खत्म होने लगेंगे। हाँ, और छोटे पौधे, बढ़ने वाले जो पौधे, जो बीज गिरेंगे जंगल के, वो जंगल की आग से या तो जलेंगे, जो बच जाएँगे वो गर्मी से खराब होंगे, जी। या ज़्यादा गर्मी के कारण अंकुरित नहीं होंगे, या अंकुरित होने के बाद वो सर्वाइव ना करेंगे, बढ़ नहीं पाएँगे और मर जाएँगे, जो धीरे-धीरे जंगल को कम करते जाएँगे, जंगल को क्षेत्र को। जी। और ये जंग सबसे बड़ी समस्या वही कि पेड़ का कटना, पेड़ का कम होना, जंगल में झाड़ियों का कम होना, छोटे पौधों का कम होना। और जब झाड़ियाँ कम होंगी तो जीव-जंतुओं को उनको भोजन नहीं मिलेगा। निचले तबके के सबसे निचला जो स्केल होता है इकोसिस्टम का, हाँ, उससे नीचे जो पायदान होता है, उनके जंतुओं को भोजन नहीं मिलेगा, तो उससे बड़े को वो भोजन नहीं मिलेगा, उससे बड़े को नहीं मिलेगा। अंतिम पायदान में जो मांसाहारी जीव है, उनको भी भोजन नहीं मिलेगा। इस हाँ। तरह से क्या होगा? क्योंकि शाकाहारी से मांसाहारी का भोजन बनता है और शाकाहारी का भोजन ज़मीन से बनता है, पेड़-पौधे से, और पेड़-पौधे का भोजन ज़मीन से बनता है। ज़मीन। देखिए, ज़मीन खराब हुआ तो शाक खराब होंगे, शाक खराब होंगे तो शाकाहारी को भोजन नहीं मिलेगा, हाँ। शाकाहारी को भोजन नहीं मिलेगा तो मांसाहारी सर्वाइव नहीं करेंगे। ये इकोसिस्टम सबको प्रभावित करता है, एक पेड़ या एक झाड़ी, एक पौधा छोटा-सा। और नमी, जी। सबसे बड़ी समस्या है नमी। नमी। हाँ, हाँ। नमी को खत्म होने के बाद में बहुत सारे जीव-जंतु धीरे-धीरे खत्म होने लगते हैं, पेड़-पौधे खत्म होने लगते हैं और पूरा इकोसिस्टम पूरा बदल जाता है, और जिसके कारण मिट्टी का अपरदन भी होता है। पानी गिरेगा, मिट्टी कट के बहेगा, छोटे पेड़-पौधे नहीं रहेंगे, मिट्टी सूखी रहेगी और नमी रहेगा, ह्यूमस नहीं रहेगा। तो बस ये है मूल, मतलब कि पौधे हमको बचाने चाहिए, तब पर्यावरण बचेगा। जो पेड़ बचाने चाहिए, तब हमारा पर्यावरण बचेगा। और दूसरी चीज़ है पेड़ का मसला कि घर में जो अपन पहले घर में जो पेड़-पौधे लगाए जाते थे उनकी बाड़ी में ज़रूरत पूरी करने की, अब आधुनिक घरों में पेड़-पौधे नहीं रहते। जैसे मैंने बताया ना कि मुनगा, केला, पपीता, कुंदरू, बाँस, ये जो ज़रूरत के पौधे थे, किसी घर में आजकल नहीं है। गाँव में ये परंपरा धीरे-धीरे खत्म हो रही है। अच्छा। सर, ये आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, हमारे दंतेवाड़ा क्षेत्र वन के लिए भी जाना जाता है। तो ये सिर्फ़ आप ही लोग कर रहे हैं, एनजीओ, और जो बड़े-बड़े ऑर्गनाइज़ेशन हैं, वो इधर आके क्यों पार्टिसिपेट नहीं करते? देखिए, ये विषय थोड़ा कठिन है बोलना, है ना, इस विषय पे। सबसे देखिए कि जंगल के पास कौन रहता है? ग्रामीण। हुँ, जंगल के पास रहता है ग्रामीण। जंगल को हानि पहुँचाने का काम कौन करेगा? ग्रामीण करेगा। हुँ, ज़्यादातर समय क्योंकि भुगता वो है, भुगता ही जंगल को सर्वाइव करा सकता है, उसको सतत विकास कर सकता है और या उसको वही हानि पहुँचा सकता है। तो जंगल के पास में रहने वाले ग्रामीण को हम यदि पर्यावरण संरक्षण का ज्ञान दें, हुँ, तो स्थानीय भाषा, स्थानीय लोग, स्थानीय इकाइयाँ, स्थानीय का समुदाय, स्थानीय समाज, जी, है ना, स्थानीय वड्डे, कोया, ये है ना, जी, है ना, वड्डे हैं, अपने पुजारी हैं, ये सब लोग दे सकते हैं उनको ज्ञान कि जंगल को कैसे बचाना है या कैसे सदुपयोग करना है। जी, जंगल बचाने के लिए बड़ी संस्थाएँ अच्छा काम करती है, जी, लेकिन उनके पूरे लिटरेचर इंग्लिश में रहते हैं, हाँ, उनके वर्कशॉप इंग्लिश में होते हैं, जी, है ना, या उनके वर्कशॉप में गाँव के निचले तबके का छोटा इकाई जो सीधे जंगल को प्रभावित करता है, वो नहीं पहुँच पाता है। उनके कार्यक्रमों में, उनकी योजना में, उनके लाभार्थी में वो बहुत कम ही पहुँच पाता है, नहीं पहुँच पाता है। अच्छा, तो बड़ी संस्थाओं के जो अच्छी योजनाओं का लाभ गाँव तक नहीं पहुँच पाएगा, नहीं पहुँच पाता है। आप जितने वेबसाइट में खोल के देखिए, जितनी बड़ी संस्थाएँ काम करती हैं, उनके जी। पूरे लिटरेचर, उनकी पूरी जानकारियाँ, उनकी पूरी अच्छी चीज़ें हिंदी में कम है और जो कुछ है इंग्लिश में, और गाँव तक हिंदी पहुँचे, यहाँ तो हमारे गाँव के लोग हल्बी, गोंडी, भतरी, दुरली बोलते हैं। उनको हिंदी भी कठिन है थोड़ा समझना, हाँ, और सबसे ज़्यादा हानि वही पहुँचाते हैं जो लोग गाँव में रहते गाँव हैं, के। या सबसे ज़्यादा लाभ वही पहुँचा सकते हैं जो गाँव में रहते हैं। जंगल को सुरक्षित सबसे ज़्यादा वही कर सकते हैं जो जंगल के आस-पास रहते हैं। बस यही मसला है। इसीलिए मुझे लगता है कि बड़ी संस्थाओं, बड़ी एजेंसियों को, बड़े एक्टिविस्ट को नीचे आना चाहिए, जब सबसे निचले स्तर पे आकर उन लोगों के साथ उनकी भाषा, उनकी बोली, उनके आवास प्रवास में रह करके काम करना चाहिए जंगल संरक्षण का। बस इतना ही निवेदन है मेरा हम लोगों से। सर, ये जितना आपने बताया कि निचले स्तर पे काम करना चाहिए, मैं आपके कई सारे फ़ेसबुक के वीडियोज़ को देख रहा था कि आप निचले स्तर में जाकर जो ग्रामीण लोग हैं, उन लोगों को आप एजुकेशन भी देते हैं, कैसे बचाना चाहिए, और कुछ-कुछ बीजों को आप उगाते हैं, जैसे कि जड़ी-बूटियों को आप बचाते हैं। कई सारी जड़ी-बूटियाँ या फिर जो पेड़-पौधे का रोपण होता है, उन सारी चीज़ों में आप काम करते हैं। मैं उस चीज़ आपके काम के बारे में जानना चाहूँगा सर। देखिए, मैं एक इकाई हूँ, केवल छोटी इकाई, बहुत सारे लोग इससे जुड़े हुए, जी। और हम लोग जो ज़मीनी स्तर पे काम करते हैं, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है हमारा। हाँ, गाँव में छोटे-छोटे युवा हैं, बच्चे हैं गाँव में, जब छोटे समूह हैं या किसान हैं या 100 से 30 100 से 70 समूह हैं, इनको शामिल करके हम कोई भी काम करने का प्रयास करते हैं, खास करके युवा जो हैं गाँव के। जी। हम लोग जंगल से बीज कलेक्शन करते हैं, हाँ। उनको रखते हैं और बरसात में ले जाके जंगल में वापस अलग जगहों पर फेंकते हैं। हुँ, हुँ, वो उन बीजों को हम सिलेक्शन करते हैं जिसको गाय-बकरियाँ नहीं खाती, जैसे अर्जुन, हुँ। उदाहरण के लिए बीजा, अच्छा, है ना? उदाहरण के लिए अपना कनीर, करंज, अच्छा। ऐसे ऐसे कई हैं बहुत सारे पौधे जिनके पौधों को हुँ, वो नहीं खाता। जैसे
अपना सागौन, जी, जो जंगल में घूमने वाले गाय बकरियाँ नहीं खाती, नहीं उनको सिलेक्शन करते हैं, उनको बीज जमा करते हैं, उनको अगले बरसात में ले जाके अलग-अलग जगह में फेंकते हैं। अच्छा। एक हम बीज सीड बॉल भी बनाते हैं, हुँ, बीज को गेंद मिट्टी से मिला करके गेंद बनाते हैं हाँ, और ये अपना मई, जून, जुलाई, अप्रैल, मई, जून हुँ, तक इसको कलेक्शन करते हैं, बनाते हैं, इसको ले जाके फिर बाद में फेंकते हैं अच्छा, जंगल के उन हिस्सों में जहाँ जग जाए। अच्छा, जी, जी, जग जाए और वो सर्वाइव कर लें, ये एक है ना। एक हुँ, दूसरा चीज़ है कि हम गाँव में छोटी-छोटी बैठकें लेते हैं, छोटे-छोटे समूह में बैठ के लेते हैं, छोटे-छोटे बातचीत चालू करते हैं, हम अलग से बैठक नहीं लेते। गाँव में कोई कार्यक्रम चल रहा हो, कोई हुँ, हुँ, योजना चल रही हो, हुँ, कोई प्रक्रिया चल रही है गाँव के, तो उसमें हम जाके समय माँगते हैं कि आपकी बैठक में हमको ये 10 मिनट की समय दें हाँ, या 15 मिनट का समय दें। जी, जी, और हम बातचीत रखते हैं वहाँ पर, कम्युनिटी ओनरशिप से चालू करके हुँ, संरक्षण कैसे करें वहाँ तक पहुँचाते हैं। अच्छा, मुद्दों को जानकारी पहुँचाते हैं, कुछ अपने वीडियो दिखाते हैं, कुछ है हुँ, ना, कुछ चीज़ें समझाते हैं, कुछ उदाहरण देते हैं, कुछ पुराने लोगों की बातचीत करते हैं, पुराने परंपराओं की बातचीत करते हैं कि हुँ, जिससे जागरूकता फैले। वास्तव में पिछले 40 साल में जो लगातार पर्यावरण के से समुदाय की दूरी बढ़ती गई है, परिवार की दूरी बढ़ गई है, जी, गाँव के लोगों की दूरी बढ़ गई है और सरकार बहुत ज़्यादा जंगल के ऊपर के पास पहुँच चुका है। हुँ, लेकिन सरकार का काम एक अलग तरीके से चलता है हाँ, और गाँव का जो जंगल से दोहन होता है वो एक अलग तरीके से। इसलिए दोहन समुचित तरीके से दोहन सरकार और समुदाय मिलकर ही कर सकते हैं हुँ, और ये हमारा काम है। हमारा काम कोशिश करते हैं कि पर्यावरण में जुड़े युवाओं को तैयार करें, उनके अंदर जागरूकता पैदा करें और आज दंतेवाड़ा में करीब-करीब हमारे करीब 300 युवा दंतेवाड़ा जिले और सुकमा बीजापुर में जो हमारे साथ मिलके काम कर चुके हैं, अच्छा, जो पेड़-पौधे को बचाने को जागरूकता के लिए साँप पकड़कर वापिस छोड़ने के लिए सुरक्षित जी, काम करते हैं। कुछ अच्छा, पक्षियों के लिए जानकारी पैदा करते हैं, कुछ तितलियों के ऊपर काम करते हैं, जो लोगों को जागरूक कर रहे हैं और ज्ञान बढ़ा। ये लड़के हमारे साथ कुछ दिन काम करने के बाद हम इनको स्वतंत्र छोड़ देते हैं कि ये हुँ, खुद अपना एक अलग समूह बना करके काम करें। दंतेवाड़ा में ऐसे बहुत लोग मिलेंगे आपको, सुकमा बीजापुर, बारसूर में बहुत लोग मिलेंगे, जी, जो हमारे साथ जुड़ करके आज से 10 साल, 15 साल, 20 साल पहले काम किए हैं। आज वो छोटी-छोटी इकाई के रूप में काम कर रहे हैं, पर्यावरण संरक्षक की छोटी-छोटी इकाई के रूप में काम कर रहे हैं, भूमिका निर्वाह कर रहे हैं। सर अभी तो आपने ये सब कुछ अच्छे तरीके से बताया, ये मैं जानना चाहूँगा कि हमारा दंतेवाड़ा में किन इकाइयों को एक साथ मिल के काम करना चाहिए कि ये जो एनवायरनमेंट है उसको बचाया जाए? देखिए मुझे लगता है कि जितना अनुभव मैंने किया है, तो मैं अभी लास्ट में एक बात कही थी, सरकार और समुदाय, हुँ, ये दोनों को समुचित दोहन के नाम पर पास आना चाहिए, पहला मुद्दा। पहला एक प्लेटफ़ॉर्म है जो बड़ा है, काफ़ी बड़ा, जो हम जैसे लोग उसके सामने क्षुद्र हैं, बहुत छोटे। हुँ, ये आनी चाहिए, सरकार और समुदाय को मिलकर के काम करना चाहिए। हाँ, इनके नीचे जी, जो सामुदायिक मुखिया होते हैं, सामुदायिक लीडर होते हैं, अच्छा, जैसे गायता, बड्डे, पुजारी, पटेल, जी, सरपंच, पंच, हुँ, एक तरह के कम्युनिटी के लीडर हैं, हाँ, कम्युनिटी लीडरशिप है जी, और इनका प्रभाव गाँव में बहुत ज़्यादा होता है। हुँ, हुँ, तो हम इनको शामिल करें सबसे पहले। अच्छा, इनके ज़रिए संरक्षण के क्या, जंगल क्या है, उनका संरक्षण क्या है, समुचित दोहन क्या है हुँ, और उससे तुम्हारा आय कैसे बढ़ेगा, तुम्हारी रोजी-रोटी कैसे चलेगी, तुम्हारा संस्कृति कैसे बचेगा, तुम्हारे धर्म के धार्मिक क्रियाकलाप कैसे पूरे होंगे, हुँ, ये है। अच्छा, ये आना ज़रूरी है। वो एक इकाई ये काम करेगी। उसके नीचे हमको गाँव के युवा और महिलाओं को देखना पड़ेगा। हुँ, महिलाओं को ये बताना पड़ेगा, समझ पैदा करने का हम प्रयास करते हैं या करना चाहिए कि वो अपने किचन गार्डन में अधिकतम अपनी किचन की ज़रूरत पूरा कर सकें, क्योंकि ज़मीनें सभी के पास हैं। हाँ, सबके पास, मैं समझता हूँ 90-95% परिवारों के पास, हमारे बस्तर में जो मूल परिवार हैं उनके पास ज़मीन है। तो वो अपनी ज़रूरत की चीज़ें वहीं लगा लें। एक वो तो संरक्षण भी, पर्यावरण संरक्षण भी होगा, आय भी होगा, घर की ज़रूरत भी पूरी होगी, पोषणता भी पूरी होगी। हाँ, जैसे मैंने पहले बताया कि 40-50% घरों में पहले मुनगा का पौधा होता था। हाँ, आज आपको 10% घरों में नहीं मिलेगा। मुनगा जबकि पोषण का बहुत बड़ा आधार है, उदाहरण कुंदरू एक ऐसे पोषणता का आधार, केला, पपीता। जी, तो ये जब महिलाएँ इसको ये अडॉप्ट करेंगी, हुँ, तो ये पर्यावरण संरक्षण के ये रहेगा और आय भी बढ़ेगा, अच्छा, है ना? औरा, हर्रा है, बहेड़ा है ना? वाई-विडंग है, ऐसे करीब 300 जो पहले दोहन होते थे हमारे बस्तर में, जिससे गौण जो अपने उत्पाद थे, लघु हाँ, वनोपज, जी, उनकी संख्या धीरे-धीरे कम होती जा रही है और उनका दोहन का तरीका बहुत गलत था, जिससे जंगल खत्म हो गए हैं आज। उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, हम इस जगह में बैठे, इसको आरा-भट्टा कहा जाता है। हाँ, मुझे याद है मैं चौथी क्लास में पढ़ता था, तो ऐसा जिधर आप नज़र फेरिए, जी, उधर आंवले के पेड़ थे। हाँ, मुझे याद है अच्छे से, मैं तीसरी-चौथी पढ़ता था कि यहाँ आंवला का पेड़ भरा हुआ था। वो आपका मांझी पत्थर के किनारे से लेकर के दंतेश्वरी मंदिर के किनारे तक जगह-जगह आंवले के झाड़ थे। इसलिए इसको आरा-भट्टा कहा जाता था। एक गाँव है इसके बाजू में 2 किलोमीटर, करंजेनार कहा जाता था। मेरे बचपन में मुझे याद है कि 400-500 करीब वहाँ पेड़ थे करंज के, कुम्हारराज से लेके करंजेनार के बीच में। आज आपको 4 पेड़ मिलेंगे, मात्र 4 पेड़ हैं वहाँ पर। ओह! 5वां पेड़ में वहाँ नहीं दिख पाया करंज का, क्योंकि गाँव का नाम करंजेनार है, इसका नाम आरा-भट्टा है। आखिर क्यों?
हम अपनी पहचान खो रहे हैं, जो पहचान हमारी मूल थी, पर्यावरण को लेकर के हमारी पहचान थी, हमारे गाँव की पहचान थी, हमारी पहचान थी। आज होली के मेले में आंवला मार होता है, एक हमारा वो है परंपरा जी। कि आंवले को लेकर के हम 2 समूह मिलाकर एक दूसरे को मार के एक प्रतीक के रूप में परंपरा का निर्वहन करते हैं। आज वो आंवला मिलता नहीं है हमको, देसी आंवला। हम वो सरकार बड़ा आंवला जब कहीं से मंगवाते हैं, तब वो परंपरा को पूरा कर पाते हैं। क्यों? कहीं कम हो रहा है हर चीज़ हमारे पास। जी। सब चीज़ कम हो रहा है धीरे-धीरे। पहले हमारे घरों में गर्मी के दिनों में हंडी में, मिट्टी की हंडी में सियाड़ी के बीज को डाला जाता था। अब किसी घर में नहीं देखोगे आप ये चीज़। 1% घर में भी नहीं बचा है। जो कोई पानी को शोधित करता है, ज़ीरो बैक्टीरिया करता है, पीने के पानी के योग्य बनाता है। क्यों? क्योंकि सियाड़ी के जंगल खत्म हो गए। हमने उसको काट के नीचे खींच करके पत्ता तोड़ दिया। पहले ज़माने में उसमें चढ़ के पत्ते तोड़ते थे, हम बाँस से खींच के तोड़ते थे। ये समस्या है दोहन की हमारी। कहीं पर ये सब मिल करके हमें सोचें इन चीज़ों को, तो और उसके बाद हमारी अगली इकाई होती है बच्चे। अच्छा। स्कूल के बच्चे, इको क्लब हर स्कूल में बना है और उसको प्रयोग किया कर सकता है समुदाय, सरकार और एनवायरनमेंट एक्टिविस्ट तीनों, और उनके सारे बहुत अच्छे से पर्यावरण संरक्षण का माहौल बनाया जा सकता है। इको क्लब हर स्कूल में बने हुए हैं, साइंस क्लब हर स्कूल में बने हुए हैं जी। ये 2 यूनिट बहुत अच्छी है। ये रेड क्रॉस सोसाइटी है, अपना स्काउट गाइड है, जी। उसके बाद में नेशनल यूथ का टीम है जो वो है ना। ये सब जो इकाइयां हैं, जितनी इकाइयां हैं, और एनसीसी, इनके सहारे हम पर्यावरण संरक्षण का काम कर सकते हैं जिला प्रशासन के साथ मिल करके। बहुत बेहतरीन काम कर सकते हैं, लेकिन इन इकाइयों को हम पर्यावरण संरक्षण की तरफ पूरी तरह किसी तरह पे ले जाने के लिए अभी हम प्रयास नहीं किए हैं। लेकिन मेरा अनुरोध है कि सिस्टम से यहाँ के जिला प्रशासन से अनुरोध है कि ये जो इकाइयां हैं, रेड क्रॉस है, उसके बाद में स्काउट गाइड है, एनसीसी है, उसके बाद में आपका नेशनल जो यूथ का टीम है वो है, उसके अलावा जो कम्युनिटी टीम है गांव में बनी हुई है, कोया समाज की टीम है, युवाओं की, हलवा समाज की युवाओं की टीम है, कलार समाज की युवाओं की टीम है, हर तरह समाज की युवाओं की अलग टीम है। इन टीमों को जोड़ करके हम आज पर्यावरण संरक्षण करके, यहाँ के पर्यावरण को सुरक्षित करके, यहाँ के पर्यटन को भी बढ़ा करके, यहाँ के लोगों को रोजगार दे करके, इसी सब चीज़ों के सारे, और जो अपना लघु वनोपज है उसके सहारे बहुत ज़्यादा आय पैदा कर सकते हैं। जड़ी बूटियाँ जो बर्बाद हो रही है उनको बचा सकते हैं। ये इकाइयाँ जिनके बीच में हमको काम करना चाहिए। अच्छा, ये सारी इकाइयाँ हैं जिनमें काम करने की संभावना है आज हमको पर्यावरण संरक्षण के लिए, लेकिन कहीं भी इनके बीच में नेटवर्क आज नहीं बन पाया है। और हम जैसी इकाइयाँ बहुत छोटी जो कहीं थोड़ा काम कर रही है 1% के अंदर ही, जबकि जिन इकाइयों को मैं नाम ले रहा हूँ ये काम करते 100% काम हो सकता है। हम आशा करेंगे कि जल्दी से ये इकाइयाँ एक साथ जुड़े और अच्छा हमारा दंतेवाड़ा क्षेत्र और पर्यावरण में आगे बढ़े। बेहतर रहेगा अगर ऐसा हो तो। जी, आप रोजगार की बात कर रहे थे, तो सर मैं ये जानना चाहूँगा कि जो गाँव के लोग हैं, गाँव के लोग जंगल से किस तरीके से अपने रोजगार के अवसर पा सकते हैं? जंगल में देखिए सबसे पहली चीज़ होती है कि अभी हमारे यहाँ वन सुरक्षा समिति, वन प्रबंधन समितियाँ बनी है। हाँ। जो सीधे समुदाय को जंगल से जोड़ती है। जी। और वो समुचित ढंग से, वो समुदाय और सरकार समुचित ढंग से काम करे तो लकड़ी, जड़ी बूटी, जी, है ना, और उसके बाद वहाँ और भी संसाधन है दूसरे, पर्यटन, वो तो है ना, तेंदू पत्ता तो एक वो उसमें आ जाएगा, है ना, और दूसरा तीसरा पर्यटन, ग्रामीण पर्यटन खास कर। सबसे बड़ी इकाई है उसमें लघु वनोपज संग्रहण और लकड़ी। 2 चीजों पे लगभग गांव का आय निकल जाता है साल भर। एक उदाहरण देता हूं मैं, महुआ। महुआ एक ऐसा चीज हमारे गांव में, गांव के लगभग 90% परिवार को लगभग 3 महीने का आय दे देता है। 1 साल का गिरा हुआ फसल, 15 दिन में फसल गिरता है, मुश्किल से 15-20 दिन में जो बीनते हैं वो फसल, और 5 दिन 6 दिन टोरा गिरता है, उसको बीनते हैं जी। और इससे वो करीब 3 महीने का अपना वो पूरे परिवार का खर्चा निकाल लेते हैं सिर्फ एक पौधे में। तो चाहिए आंवला, हर्रा, बेहड़ा जिसकी बहुत डिमांड है, वायुडंग वुडंग ऐसी चीजें हैं, सफेद सतौरी, काली सतौरी, सफेद ये अपना पीली हल्दी, काली हल्दी, जंगली प्याज, ऐसे मैं आपको नीमच मंडी में देखिए, आप जाकर लिस्ट देखेंगे लगभग 1300 चीजें बिकती है नीमच मंडी में। अच्छा। और बस्तर में कोई ऐसी मंडी नहीं है जिसमें वनोपज बेच सके, ऐसी मंडी यहाँ पर हो और समुचित दोहन हो, समुचित उसको संरक्षण करते दोहन हो, तो मैं समझता हूँ बस्तर में जितने परिवार हैं सभी परिवारों को साल भर आय मिल जाएगा। उदाहरण में एक बात और बोलना चाहता हूँ, तेंदू पत्ता, हम तेंदू पत्ता कितना दिन तोड़ते हैं? 20 दिन 25 दिन मैक्सिमम, पूरा उसको पैकिंग करके बाहर करने के काम में 25 डेज लगते हैं अधिकतम, मुझे लगता है जी, है ना जी। एक तेंदू पत्ता में आप मुझे बताइए कि आज मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, उड़ीसा और आंध्रा के 7 लाख परिवार पलते हैं दंतेवाड़ा के 3 जिलों के तेंदू पत्ते से। साल में 6 महीने उनको बीड़ी बनाने का रोजगार मिलता है और बाहर नहीं जाना पड़ता, घर में बैठे बैठे बना के भेज देते हैं जी। और उनको 6 महीने रोजगार मिलता है पूरा भरपूर। पत्ता हमारा और रोजगार वो दूसरे, उनको कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, कोई विज्ञान नहीं, कोई बहुत बड़ा गणित नहीं है उसमें
जी। हर घर में यहाँ तेंदुपत्ता बना सकते हैं। पहले चरामा में बनता था, अब कम हो गया। हमारे बस्तर के एक ही गाँव में बनता था। हुँ, तम्बाकू हम यहाँ लगा सकते हैं। बीड़ी में 3 चीज़ लगती है, एक सूत, जी। एक पत्ता, एक तम्बाकू, एक कागज़ का पैकिंग। हुँ, कागज़ की पैकिंग तो अभी चालू हुआ, पहले तो तेंदुपत्ते में पैकिंग मिलता था शानदार। हाँ, तो सोचिए कि 6 महीना रोज़गार दे सकता है इतने बड़े राज्य में इतने सारे जिलों को। और बस्तर के जो अपने साउथ के जितने जिले हैं, उनके कुल परिवारों से ज़्यादा लोगों को रोज़गार 6 महीने दे सकता है तेंदुपत्ता। तो क्या हमको नहीं दे सकता? हुँ, कहीं कमी है हमारे पास संसाधन की तलाश के लिए। बाँस हमारे यहाँ का बहुत बेहतरीन माना जाता है। हाँ, हमारे दंतेवाड़ा बाँस की जो चीज़ें हैं आज जी। पूरी दुनिया में नॉर्थ ईस्ट में जो आय होती है, हाँ। वह हम बस्तर में भी कर सकते थे। कोई ऐसा अवेयरनेस नहीं है हाँ, ऐसा। एवरेज नहीं, कुछ चीज़ें हैं जो उसके पीछे जी। नहीं है। जागरूकता है क्योंकि आज वो बस्तर का आदमी अपनी हर ज़रूरत का जमरनी में, शादी में, हुँ, संस्कार में, सब में तो बाँस की चीज़ें उपयोग करता है। टोनी है, हर चीज़, टोकनी है हुँ, या पर्रा है, भारा है, लीडी है, सब चीज़ उपयोग करता है। क्यों नहीं? हमारे पास है, वो जो बनाने वाले भी हैं। हुँ, लेकिन हमारी ज़रूरतें कम हो गई हैं और हम बनाकर उसको मॉडिफ़िकेशन बहुत सारा नहीं कर पा रहे। बाँस से भी हो सकता है, लकड़ी से हो सकता है। जी। जब बीजा की लकड़ी देखिए, अब इतनी बड़ी टुकड़े का एक ग्लास, हाँ, बीजा की लकड़ी का एक ग्लास आज ₹400 में बिकता है, ₹500 में बिकता है, जो शुगर में काम आता है पानी पीने के लिए। और बीजा हमारे यहाँ देखिए कितना पड़ा हुआ है चारों साइड लकड़ियाँ हैं हाँ, और इमरती लकड़ी के रूप में चला जा रहा है। उसकी छिलके, उसका जब लकड़ी काटने के बाद बचा हुआ बुरादा, हाँ। वो सब शुगर के, विजय सार के नाम से शुगर की दवाई में काम आता है। और विजय सार आप जाके बाजार में खरीदिए, कितना महंगा है देखिए, हमारी लकड़ी से 100 गुना। जी। आखिर क्यों नहीं? यहाँ संसाधन है, हुँ, हमारी समझ की कमी है और हमारा हाथ बढ़ाने की कमी है आगे। वो कमी हमको पूरी करनी पड़ेगी मिलके, सरकार, समुदाय जी। और पूरी व्यवस्था को, और संभव है सब चीज़। मैंने एक तेंदुपत्ता उदाहरण दिया था खाली। हाँ। सर, आपके साथ इतनी सारी बातचीत करके काफ़ी अच्छा लगा। आपने बहुत कुछ हमें बताया और मैं चाहूँगा सर आप एक छोटा-सा टिप ये दें जो हमारे शहरी जगह जैसे कि आप जो जहाँ पे अर्बन इलाकों में जो लोग रहते हैं, वो किस तरीके से पर्यावरण में अपना योगदान दे सकते हैं? क्योंकि वहाँ पे अगर जहाँ घर बने हुए हैं, रोड है, सड़कें हैं और ज़्यादा ऐसे मिट्टी नहीं है, खुली जगह तो वो नहीं है। खुली जगह नहीं है, तो वो किस तरीके से इसको कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? देखिए पहले मेरा मानना ये है कि शहर के जो निवासी होते हैं उनको एक बार विचार करना चाहिए। उनकी ज़रूरत, हाँ, चाहे वो पानी हो, चाहे हवा हो, हुँ, चाहे भोजन हो, जी, चाहे दवा हो, जी, चाहे उनका धार्मिक और सांस्कृतिक ज़रूरत हो, पाँचों चीज़ की पूर्ति कहीं न कहीं जंगल करती है। हुँ, आप शहर में रहते हो, हवन करते हो, हुँ, आप 11 तरह के 9 तरह की लकड़ी ढूँढने जंगल जाते हो। है कि हम हवन करते हैं शहर में रह के, हमको रेडीमेड लकड़ी का पैकेट मिलता है। अच्छा, हाँ, लकड़ी कहाँ से आता है? विचार करके देखें, जंगल से आता है। जंगल आजकल जो जंगल खत्म हो जाएगा, गाँव की वो चीज़ें खत्म हो जाएँगी, आपको नहीं मिलेगा, आप पूजा नहीं कर पाएँगे आप। हाँ, आपको भोजन का, हाँ, बहुत सारी चीज़ जंगल से आती है। भोजन के लिए लकड़ी जैसे बनाने के लिए, है ना? जैसे या फिर बहुत सारे उत्पाद हैं जो आप मसाले में उपयोग करते हैं या फिर आप भोजन में प्रयोग करते हो, जंगल से आता है या खेत से आता है गाँव के। आपकी ज़रूरत कहाँ से पूरी होगी जब वहाँ से नहीं आएगी? शुद्ध नहीं आएगा, हुँ, है ना? एक चीज़, दूसरी बात है कि क्योंकि आप एक उपभोक्ता हैं जंगल की, जंगल के उत्पाद के उपभोक्ता हैं शहरी लोग, हुँ, तो आप उपभोक्ता हैं तो आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि उसको प्रतिकार किया जाए, हुँ, उनको वापस किया जाए। तो हाँ। आपको वापस करने के लिए आपका समय नहीं, तो जागरूकता तो पैदा कर सकते हैं आप। हाँ, आप जागरूकता पैदा कर सकते हैं। हर शहरी की ज़िम्मेदारी है कि वो पर्यावरण के संरक्षण के लिए जागरूकता पैदा करे और उनके पास छोटी-मोटी ज़मीन, घर में छोटी भी जगह हो, हुँ, तो वहाँ को उसको हरा-भरा, हर कोना को जो खाली पड़ा हो उस जगह को हरा-भरा कर रखें। या आपके पास खुली ज़मीन है, मिट्टी की ज़मीन है, तो उसमें पेड़-पौधे लगा के रखें कि जी, आपकी दिनचर्या भी डिस्टर्ब ना हो, आपका रहन-सहन डिस्टर्ब ना हो, बाधित ना हो और वो ज़रूरत की चीज़ें हो जाए। जैसे मैं एक हमारे साथी का घर है जिसमें थोड़ी-सी जगह है, वहाँ पर उन्होंने हर फलदार पौधे लगाए हैं जो वहाँ लगा सकते हैं, जो डेली ज़रूरत की पूर्ति वो है। उनके पास केला है, उनके पास वो है अपना कुंदरू लगाया उन्होंने, वहाँ मुनगा लगाया उन्होंने, जी, वहाँ पर उन्होंने गिलोय का पौधा लगाया है जो डेली ये करते हैं, नीम का पौधा लगाया जो दवा के रूप में वो उपयोग करते हैं, प्रकृति के करीब हैं वो शहर की परिवार है, हाँ। लगाते ये सब चीज़ें आप भी लगा सकते हैं, कोई बहुत बड़े जगह की ज़रूरत नहीं होती या नहीं लगा सकते, लोगों को जागरूक कर सकते हैं, जिनके पास जगह हो, जिनके पास स्थान हो, जी, उनको प्रेरित करके उनकी जगहों में लगाने के लिए हम बात कर सकते हैं। अच्छा, जिससे हमारी भूमिका पूर्ण होगी और हमारी जरूरत भी पूर्ण होगी और हमारा नैतिक दायित्व है जो पर्यावरण को रक्षा करने का, वो भी पूर्ण होगा। आप 4 बार जाके किसी को बोलेंगे तो जरूर है 5-6 बार आदमी सोचने को मजबूर होगा कि ये जो बोल रहा है ये जरूरत की चीज़ है, अच्छी चीज़ है, हुँ, बहुत अच्छी चीज़ है।
जी। मैं गाँव के एक बर्थडे को 4 साल पहले मैंने बात किया था एक गाँव के बर्थडे को, तुम पूजा पाठ करते हो, तो जी। उसमें नवग्रह की बात करो। नवग्रह में ये 9 पौधे लगाने की बात करो, हाँ। है ना? उसने बात करना चालू किया। आज मैं देखा हूँ कि वो ज़्यादा उस अपने गाँव में बहुत लोगों को उसने प्रभावित किया है। कुछ हाँ। गाँव के लोग अब पौधे लगाना चालू किए, क्योंकि गाँव का पुजारी बोल रहा है। हुँ। पुजारी की बात नहीं टाली जाती। जी। ये मेरा एक प्रयास था जो सफल रहा, है ना? हाँ। ये है सफल प्रयास रहा। जैसे हम शैव संप्रदाय को लेके यहाँ एक आश्रम है। जी। उनके पापा को हमने बोला कि आप अपने पूरे जो उनके अनुयायी हैं उनको बोलिए कि बेल पेड़ अवश्य लगाएँ, क्योंकि शंकर भगवान का ही है। हाँ। जो इतने आसानी से उन्होंने उनकी बात सुनी और आज लगभग उनके अनुयायियों के घरों में छोटे-बड़े बेड़ पेला लग गए हैं और बढ़ने लगे हैं। अच्छा। एक कोरम तो पूरा हुआ। जी। यानी मैं बोल रहा था ना कि समुदाय को शामिल करेंगे हम, समुदाय की इकाइयों को अलग-अलग, चाहे धार्मिक इकाई हो, चाहे वो राजनीतिक इकाई हो, चाहे वो ग्राम व्यवस्था की इकाई हो, हाँ। चाहे शासन की इकाई हो, जी। प्रभाव पड़ता है। खास करके ग्रामीण सिस्टम जो है, जी। सामुदायिक जो नेतृत्व होता है जो, हुँ। उनका प्रभाव अवश्य पड़ता है। तो उसी तरह शहर भी ये प्रभाव ला सकता है। लेकिन शहर के सब व्यक्ति को समझ में आए कि हमारी ज़िम्मेदारी, कि पर्यावरण का संरक्षण हमारी ज़िम्मेदारी, क्योंकि हम एक उपभोक्ता हैं। जी। और उसके बिगड़ने पे हमारे शरीर का नाश होता है, हमारे स्वास्थ्य का नाश होता है, हमारे जीवन का नाश होता है। जिस दिन उसको समझ में आएगा, चीज़ें आने लगी है और अभी आजकल आने लगी है और धीरे-धीरे आ जाएगी। आज देखिए कि एलोपैथिक दवाओं से बहुत सारे परिवार दूर हटने लगे हैं। दिनचर्या में जैविक प्रोडक्ट की बात करने लगे हैं, जी। जैविक उत्पादन की बात करने लगे हैं, हाँ। जंगल की चीज़ों की बात करने लगे हैं और आयुर्वेदिक दवाओं के उपयोग की बात कर रहे हैं और लाभ भी खरीद भी रहे हैं। आयुर्वेदिक दवाओं की माँग बढ़ गई है। पिछले 6 सालों में लगभग 300% माँग बढ़ गई है। क्यों? और लेकिन अभी माँग तो बढ़ गई, अब दोहन कहाँ से होगा? जंगलों से। और जंगल तो धीरे-धीरे खत्म हो रहा है। ये चीज़ शहर की इकाई को समझ में आना ज़रूरी, शहर के परिवारों को समझ में आना ज़रूरी है कि जंगल हमारा स्रोत है। हम स्रोत को दूषित करेंगे या खत्म करेंगे तो हमारा ही हानि है, हमारी ही हानि है। बस इतनी बात है। सर, आपने काफ़ी अच्छे तरीके से हम लोगों को समझाया। ऐसे जो वीडियो अभी देख रहे होंगे, वो लोगों को मन में ये ख़्याल ज़रूर आया होगा कि हम भी इस कार्य से जुड़े। तो मैं ये आखिर में आपसे यही बस जानना चाहूँगा कि आपकी संस्था में या फिर ये जो पर्यावरण बचाने के लिए जो मुहिम आप चलाते हैं, उस चीज़ में लोग किस तरीके से आपसे जुड़ सकते हैं और कैसे आपसे कॉन्टैक्ट करके इस काम में अपना भी एक योगदान दे सकते हैं? देखिए कि सबसे बड़ी चीज़ है कि ना जिनको पर्यावरण पे कार्य करना है, जी। वो अपने आप को पूर्ण इकाई मान ले पहले। अच्छा। किसी पर जुड़ने का बात तो द्वितीय, पहले तो अपने को मान ले कि मैं एक पूर्ण इकाई हूँ, हाँ। है ना? वो 4 बीज जमा करके सीड बॉल बना ले या 4 पौधे कहीं जगह है ना, ऐसी जगह जहाँ मर सकते हैं वहाँ से उखाड़ ले वो और हाँ। जुलाई में जंगल में ले जाके लगा दे। वो बरसात खुद के एक है ना मौसम। जी। और अपने जैसे विचार व्यवहार के अपने आस-पास आदमी को पहचाने। हाँ। मुझ तक आने से पहले तो वो खुद को पहचाने कि पर्यावरण के लिए उसके अंदर में कितनी है, उसके बाद अपने आस-पास के लोगों को पहचाने कि उस विचार व्यवहार के कितने लोग हैं। उनको मिलकर के स्थानीय एक टीम बनाए। जी। इतना दूर आने की जरूरत नहीं, मेरे तक आने की जरूरत है। वो मेरी तरह भूमिका निभा सकते हैं, जो जी। पिछले 40 साल से हम लोग प्रयास कर रहे हैं, 30 साल से। जी। वो भूमिका वो खुद निर्वाह कर सकते हैं और जब उनको जरूरत पड़ेगी कि ऐसा कुछ चीज़ों की जानकारी चाहिए या सहयोग चाहिए, हाँ। तो हम दंतेवाड़ा में लोग हैं जी। या फिर जिस जिले में वहाँ पर हमारे पर्यावरण से जुड़े बहुत सारे लोग हैं, जी। बहुत सारे संस्थाएं हैं, बहुत सारे समूह हैं, उनसे हम वहीं पर जोड़ देंगे उनको। जी। छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में लगभग पर्यावरण के काम करने वाले युवा मौजूद हैं या व्यक्ति मौजूद है या संस्थाएं या समूह मौजूद हैं, जी। है ना? सबसे बड़ी बात है कि उनको पहचानना और उनके साथ जुड़ना है। हाँ। आप पहले अपने को पहचानिए, आप पर्यावरण कार्यकर्ता हैं, अपने अंदर क्षमता पैदा कीजिए, जानकारी पैदा कीजिए, फिर आपके आसपास चारों साइड जो लोग हैं उनमें छांटे कि आपकी तरह विचार व्यवहार वाले लोग कौन हैं, आपकी तरह समर्पित लोग कौन हैं, उनके साथ एक समूह बनाइए, स्थानीय जुड़िए, फिर हम लोगों के साथ बड़े पटल पे हम सबको जोड़ने का प्रयास करेंगे। कुछ इकाइयाँ जो बड़े पटल पे राज्य स्तर पे काम करती है ना? जैसे वृक्ष प्राण बचाओ करके एक संस्था है, वृक्ष बचाओ प्राण बचाओ एक संस्था है, हाँ। एक कल्पतरु संस्था है। ऐसे सैकड़ों संस्थाएं हैं जो अलग-अलग जिलों में काम कर रही हैं, जिनके साथ उन्हीं के जिलों में या उन्हीं के आसपास जोड़ेंगे। हर आदमी को सोचना चाहिए कि एक पर्यावरण कार्यकर्ता बने। आज जरूरत पड़ गई है कि हर गाँव का युवा, हर गाँव का व्यक्ति, हर शहर का कस्बे का व्यक्ति वो अपने आप में पर्यावरण कार्यकर्ता बने, क्योंकि पर्यावरण का हानि होना आपके जीवन की हानि को तय करता है, आपके राष्ट्र को हानि को तय करता है, आपके रोजगार की हानि को तय करता है। पर्यावरण ऐसा चीज है कि हर चीज को प्रभावित करता है, अंततः वो राष्ट्र को प्रभावित करता है। तो बेहतर हो कि हर व्यक्ति पर्यावरण कार्य करता है, बस उसको आगे आने की जरूरत है। तो देखा दोस्तों, हमने जितना बात किया, हमारे साथ थे जय नारायण सर, जो कि इतना अच्छा बात हमें बताए कि इन्वायरमेंट को लेके हमें किस तरीके से काम करना चाहिए, कैसे हमारा एक सोच होना चाहिए कि हम एक पर्यावरण को किस तरीके से बचा सकें।
और मैं ये चाहूँगा आपसे दोस्तों कि जो भी वीडियो देख रहे हैं, वो आस-पास के जितने लोग हैं, उन लोगों को भी इन बातों के बारे में बताएँ। अपने आस-पास हरियाली रखें और जो जंगल है, उसको और भी अच्छी रीति से और ज़्यादा उसको प्रमोट करें और जो भी वहाँ से गाँव के जो लोग हैं, वहाँ से रोज़गार के अवसर उन लोगों को मिलते हैं। तो मैं उन लोगों से भी निवेदन करना चाहूँगा कि वो भी जंगल को बचाने में उतना ही योगदान दें। तो बस आज के लिए इतना ही था दोस्तों। मैं चाहूँगा कि आप पर्यावरण में और आगे बढ़ते जाएँ और आप हमारे जो ये वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। नमस्कार। हो गया। ठीक कितना है, चलिए। 40 मिनट ना? तो ज़्यादा हो गया। नहीं, 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 बेहतर हाँ।